हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे। आज का वीडियो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, मैक्युला डेंसा और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के ऊपर है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट एग्जाम में, और ये क्वेश्चंस आपके ना छूटे इसलिए मैं इन तीनों को एक साथ लेकर आई हूँ क्योंकि एक दूसरे से ये रिलेटेड है। इसके अलावा मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे एमसीक्यूज थ्योरी के वीडियो, साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत सारे एमसीक्यूज थ्योरी और कुछ ऐसे पॉइंट्स पड़े हुए हैं डायलिसिस से रिलेटेड जो मैं यूट्यूब पे अभी तक शेयर नहीं कर पाई हूँ टाइम की वजह से, और बहुत सारी वैकेंसी जो आती हैं वो यूट्यूब पे नहीं कर पाती, लेकिन वहाँ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देर ना करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले जो पॉइंट है वो क्या है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। अब जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होते हैं, तो देखिए जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस नेफ्रॉन का पार्ट है। हमारी किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है या स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। ठीक है, हमारी होल बॉडी किसकी बनी होती है, सेल की बनी होती है। ऐसे ही किडनी भी एक अलग तरह की सेल की बनी हुई है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। और आप सभी लोग इस नेफ्रॉन को, ये बोमेन कैप्सूल, ये सब आप सभी लोग जानते होंगे, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी जानना चाहते हो तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है ये नेफ्रॉन का पार्ट है, और ये नेफ्रॉन के ही फंक्शंस को कंट्रोल करने में क्या करता है, हेल्प करता है नेफ्रॉन की। साथ के साथ अगर जक्स्टाग्लोमेरुलर्स की बात करते हैं, जक्स्टा का मतलब होता है जस्ट नेक्स्ट। ठीक है, तो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट नेक्स्ट टू द ग्लोमेरुलस, राइट साइड में नेक्स्ट टू द ग्लोमेरुलस पे ये प्रेजेंट होते हैं। और वो जंक्शन जहाँ पर डीसीटी जो होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो जंक्शन जहाँ पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किससे मिलती है, एफरेंट आर्टियोल से। जो आर्टरी नेफ्रॉन में ब्लड लेकर आती है उसे हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टियोल। तो वो जंक्शन जहाँ पर एफरेंट आर्टियोल डीसीटी से मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। और जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो है ये क्या करता है, कंट्रोल करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, कंट्रोलिंग द रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो को मीन्स की आर्टरी के ब्लड फ्लो को कंट्रोल करके ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कंट्रोल करता है। यहाँ पर अगर आप पिक्चर देखें यहाँ पे आपको, तो आपको पता ही होगा कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका है, बोमेन कैप्सूल है। इसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस है। तो मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी मैं बता देती हूँ। देखिए, और ये पोर्शन क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो पूरी लेयर जा रही है ऐसे अंदर तक, ये बोमेन कैप्सूल की लेयर है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिमेंट लेयर। ठीक है, अब ये बेसिमेंट मेम्ब्रेन या बेसिमेंट लेयर बोलते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा हमारी जो बोमेन कैप्सूल है 2 लेयर की बनी होती है। एक तो लेयर ये हो गई बेसिमेंट मेम्ब्रेन या लेयर, एक यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये वाली जो लेयर है ये क्या होती है, पैराइटल लेयर होती है। इसके बाद ग्लोमेरुलस जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये पोर, और ये कार्टिनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, कार्टिनुमा स्ट्रक्चर पेडिकल है, और यहाँ पर ये क्या है, पोर। तो पोर और पेडिकल की जो लेयर बनती है इसे हम विसरल लेयर बोलते हैं। ये फिल्ट्रेशन में काफ़ी हेल्प करती है। इसके बाद क्योंकि हमारी एफरेंट आर्टियोल ब्लड लेकर आती है और कई सारी छोटी छोटी कैपिलरीज़ में, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज़ में डिवाइड हो जाती है। इस ब्रंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज़ को बोमेन कैप्सूल में हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं, और इसकी जो कैपिलरीज़ होती हैं अंदर वाली, इनको हम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज़ भी बोलते हैं। बाद में यही ग्लोमेरुलस कैपिलरीज़ फिर से जुड़ती हैं और एक अनदर आर्टरी बना लेती हैं जिसे हम एफरेंट आर्टियोल बोलते हैं। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की बात करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए ये एफरेंट आर्टियोल है। एफरेंट आर्टियोल जहाँ पर डीसीटी से मिलती है, ये क्या है, पूरी डीसीटी है, जहाँ पर ये एफरेंट आर्टियोल डीसीटी से मिलती है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। और जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस सिंगल ही नहीं बने होते, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कुछ चीज़ों को लेकर बने होते हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में
कुछ लेयर होती है। एक लेयर यहाँ पर क्या होती है, मैक्युला डेंसा की। अब मैक्युला डेंसा क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगी। मैक्युला डेंसा की लेयर होती है, साथ के साथ ग्रेन्युलर सेल पाई जाती हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस में, और मेसेंजियम एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। ये जो आपको पर्पल कलर की जो सेल दिख रही हैं यहाँ पर, ये क्योंकि ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेजेंट है तो अब इन्हें हम बोलते हैं मेसेंजियम इंट्राग्लोमेरुलर सेल्स। और जो सेल्स ग्लोमेरुलस के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेसेंजियम एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। तो मैक्युला डेंसा प्लस ग्रेन्युलर सेल्स और मेसेंजियम एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स तीनों मिला के क्या फॉर्म करती हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, ये तो हमारी जक्स्टाग्लोमेरुलस की बात हो गई। अब बात करते हैं हम मैक्युला डेंसा की। मैक्युला डेंसा क्या होता है, मैक्युला डेंसा इज ए डेंसली packed specialized cells layer the lines of wall of the distal tubule at the place thick ascending limb of the loop of Henle and meets the distal convoluted tubule in the kidney। देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि मैक्युला डेंसा जनरली फॉर्म कहाँ से होता है। तो अगर हम देखते हैं पीसीटी हमारी पीछे जाके क्या बनाती है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के भी कुछ पार्ट होते हैं, थिक असेंडिंग लिम होता है, थिन असेंडिंग लिम होता है, सॉरी थिक असेंडिंग लिम, असेंडिंग लिम और डिसेंडिंग लिम। ठीक है, तो इसी का असेंडिंग लिम और डिसेंडिंग लिम जो होता है, तो इसी में क्या होता है कि कुछ पोर्शन पे जो है असेंडिंग लिम क्या होती है, पतली होती है, जिसे हम बोलते हैं थिन असेंडिंग लिम। और कुछ पोर्शन पे जो लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम मोटी हो जाती है। तो ये जो पतली वाली है थिन असेंडिंग लिम, और जो मोटी हो जाती है इसे हम क्या बोलते हैं, थिक असेंडिंग लिम। तो जहाँ पर लूप ऑफ हेनले की ये थिक असेंडिंग लिम ख़त्म हो रही होती है, वहाँ से ये मैक्युला कुछ सेल्स जो होती हैं जो हाईली पैक्ड होती हैं। ठीक है, वो सेल्स जो होती हैं वो डीसीटी की लेयर को फॉर्म करती हैं, डीसीटी में एक लेयर बनाती हैं। तो वो सेल जो कि डीसीटी में थिक असेंडिंग लिम से होकर डीसीटी में लेयर बनाती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्युला डेंसा बोलते हैं। और ये जो मैक्युला डेंसा सेल्स जो होती हैं ये हाईली पैक्ड होते हैं, मीन्स ईजिली, ये देख रहे हैं आप इनको फिंगर लाइक सेल्स को, ये मैक्युला डेंसा की सेल है। इनके न्यूक्लियस भी काफ़ी बड़े होते हैं और ये इस तरीके से पैक होती हैं कि इनको छुड़ाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर एक वर्ड में मैक्युला डेंसा की डेफिनेशन आप बोलना चाहेंगे तो क्या होगा, थिकनिंग वेयर the distal tubule meets the glomerulus is known as मैक्युला डेंसा। मीन्स वो थिकनिंग जहाँ पर भी डीसीटी की वो थिकनिंग जो कि किससे मिल रही है, ग्लोमेरुलस से मिल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्युला डेंसा बोलते हैं। अब मैक्युला डेंसा का काम क्या होता है, आखिर डीसीटी में मैक्युला डेंसा प्रेजेंट ही क्यों होती हैं। देखिए, जब भी हमारे ब्लड में अगर सोडियम की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होगा, बीपी गिरा, बीपी ड्रॉप होगा, पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा। दैट सिचुएशन में ये जो मैक्युला डेंसा है ये सिग्नल आउट करती है और दो इफेक्ट दिखाती है। सबसे पहले ये क्या इफेक्ट दिखाएगी कि एफरेंट आर्टियोल को, मैंने आपको बोला था ना कि जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो होता है ये ब्लड फ्लो को, रीनल आर्टरी के ब्लड फ्लो को कंट्रोल करके क्या करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ठीक रखता है, नॉर्मल रखता है। क्योंकि देखिए अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा कम होगा तो जैसे अभी कभी कभी हम हाइपोटेंशन में पहुंच जाते हैं, और अगर हाइपोटेंशन में गए और हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ कंटिन्यू, तो हम एआरएफ की सिचुएशन में भी तो जा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जक्स्टाग्लोमेरुलस की जो एपरेटस की जो मैक्युला डेंसा होती है, जैसे ही बीपी से पता चलता है कि भाई ब्लड में सोडियम कम जा रहा है, तो ये क्या करती हैं कि ये एफरेंट आर्टियोल जो कि ब्लड लेकर आ रही है ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल में, उसके ब्लड फ्लो को क्या करेगी, यहाँ पर उसके ब्लड फ्लो को क्या करेगी, मीन्स प्रेशर को क्या करेगी, कम कर देगी, ब्लड फ्लो के प्रेशर को कम कर देगी। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हमारा ब्लड जो है कहाँ पर आता है, बोमेन कैप्सूल में आता है, तो यहाँ पर दो प्रेशर काम करते हैं। फ्लूइड के लिए जो प्रेशर काम करता है उसे हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं, और जो प्रोटीन के लिए काम करता है उसे हम ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं। तो जैसे ही एफरेंट आर्टियोल में ब्लड आता है तो एक पॉइंट पे यहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है और एक पॉइंट पे यहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है। तो ये क्या करती है,
मैक्युला डेंसा की रीनल ब्लड फ्लो को के प्रेशर को तो कम कर देती है, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ा देती है, जिससे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो डाउन नहीं जाता, वो नॉर्मल रहता है, ठीक है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद साथ के साथ ये क्या करती है, इट प्रमोट रेनिन रिलीज फ्रॉम द, इसके साथ साथ ये मैक्युला डेंसा जो होती है ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को, खासकर इन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलर सेल्स, ठीक है, इनको ग्रेन्युलर सेल्स को बोलती है कि आप रिलीज करिए रेनिन हार्मोन। जब भी बीपी डाउन होगा तब मैक्युला डेंसा जक्स्टाग्लोमेरुलस की जो ग्रेनुलर सेल्स हैं उनको बोलती है कि आप रेनिन हार्मोन सिक्रीट करिए, रिलीज करिए, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि रेनिन हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होता है, रेनिन हार्मोन सिक्रीट होता है किडनी से। किडनी के भी किस पार्ट से, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से, और जक्स्टाग्लोमेरुलस के भी किस पार्ट से, तो 2 पॉइंट आते हैं, या तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं ग्रेनुलर सेल्स ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। जक्स्टाग्लोमेरुलस एपरेटस की ग्रेनुलर सेल से रेनिन सिक्रीट होता है, और कब सिक्रीट होगा, जब बीपी लो होगा। अब हम यहाँ पर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ते हैं। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, बाद में फिर मैं अलग से बताऊँगी। देखिए, सबसे पहले जैसे ही बीपी डाउन हुआ, हमारी मैक्युला डेंसा ने 2 वर्क कर दिए कि ब्लड फ्लो को कम किया आर्टरी में और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बढ़ा दिया, जिससे कि क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो नॉर्मल रहेगा। सेकंड काम क्या करता है, जो मैक्युला डेंसा है वो क्या करेगा, रेनिन को, ग्रेनुलर सेल्स को क्या बोलेगा कि भाई तुम रेनिन हार्मोन निकालो। अब रेनिन हार्मोन कहाँ से निकल गया, किडनी से निकल गया। इधर किडनी से रेनिन हार्मोन निकलता है और लिवर से क्या निकलता है, एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन निकलता है। अब जैसे ही ये एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन रेनिन से मिलता है तो रेनिन इसको हाइड्रोलाइज करके क्या बना देती है, इनएक्टिव एंजियोटेंसिन 1 बनाती है। इनएक्टिव का मतलब इस फॉर्म में ये काम नहीं करेगा, एंजियोटेंसिन 1 की फॉर्म में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, काम नहीं करेगा। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ये क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में टूट जाता है, किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। और ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये कहाँ से निकलता है, लंग से। कहीं कहीं पे इसको दिखाया गया कि ये किडनी से भी निकलता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे बताया जाता है कि ये लंग से निकलता है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन, इनएक्टिव एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में टूट जाता है, ठीक है, या फिर फॉर्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है वो प्रोसेस हम आगे वाले डायग्राम में पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से एंजियोटेंसिन 2 हमें मिल गया। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये सबसे पहले क्या करता है, ये जाता है हमारा किडनी के ऊपर। ये येलो कलर की आप ग्लैंड देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आप सभी लोगों को पता ही होगा, एडिनल ग्लैंड बोलते हैं ये जो है, ठीक है। इस एडिनल ग्लैंड को बोलता है कि भाई तुम एल्डोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करो। इसको तो एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करने के लिए ट्रिगर करता है। साथ के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो ब्रेन में होती है, इसको क्या बोलता है कि आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करो। अब ये जो एल्डोस्टेरोन है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, किडनी को बोलते हैं कि आप सोडियम का और वाटर का क्या करो, रिटेन करो, सोडियम को और वाटर को रिटेन करो। इसके साथ साथ यहाँ हाइपोथैलेमस को भी ये ट्रिगर करते हैं कि किडनी ने सोडियम को और वाटर को क्या कर रही है, रिटेन कर रही है, तुम प्यास बढ़ाओ, बॉडी के अंदर प्यास बढ़ाओ। तो एक काम तो इन्होंने क्या कर दिया, दोनों ने मिलके, जैसे कि अभी हम थ्योरी पे आते हैं, दोनों ने मिलके एक काम ये किया कि एल्डोस्टेरोन ने और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ने, कि इसने बोला कि किडनी जो है सोडियम को और वाटर को रिटेन करे। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोली, एल्डोस्टेरोन, केवल एल्डोस्टेरोन किडनी के पास जाके क्या बोलता है कि भाई तुम जो मैंने पोटेशियम रिलीज कर रहे हो ना, उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दो। ड्यू टू एल्डोस्टेरोन किडनी रिलीज पोटेशियम। अब ये जो एल्डोस्टेरोन निकला है, एल्डोस्टेरोन और हमारा क्या, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि किससे निकला है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये दोनों मिलकर किडनी को बोलते हैं कि आप सोडियम को और वाटर को क्या करो,
रिटेन करो, रोको अपने अंदर। और साथ के साथ जो एल्डोस्टेरोन के कारण किडनी जो है पोटेशियम को रिलीज़ करती है और ये पोटेशियम यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से और साथ के साथ क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं कि भाई तुम प्यास बढ़ाओ, बॉडी के अंदर, पेशेंट के अंदर प्यास बढ़ाओ। अब होता क्या है इन सब चीज़ों से, सोडियम रिटेन हुआ, पानी रिटेन हो रहा है, ठीक है, पानी और पिया जा रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा और सोडियम भी बढ़ा बॉडी में। इससे क्या होता है, बॉडी में सोडियम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी पूरे सिस्टम पे ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वर्क करता है जब बीपी फॉल करता है। देखो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की अच्छी तरीके से समझाने की, थ्योरी भी दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए, पिंग करिए, मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी अलग से। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।